हेलो हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वन पावर शेयरिंग के बारे में। दोस्तों, पिछले साल हमने देखा था कि डेमोक्रेसी के बारे में हमने बहुत सारी उनके उसके फीचर्स के बारे में बात की थी। और भी कई जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप के बारे में हमने बात की थी। मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने बात की थी। मिलिट्री रूल के बारे में हमने बात की थी। और हमने उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी जानने की कोशिश की थी। और डेमोक्रेसी के बारे में हमने फिर देखा था कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। जो डेमोक्रेसी है वो इसके अदर अल्टरनेटिव्स जो है उनसे ज़्यादा बेटर हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। और कैसे ये बेटर थी ये भी हमने जानने की कोशिश की थी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसको हमने देखा था कि डेमोक्रेसी को लोगों की खुद की गवर्नमेंट माना जाता है। और लोग इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो पावर शेयरिंग थी या जिसके बारे में बात करें कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट थे, जिनमें हमने बात की थी स्पेशली लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की। तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर किसी भी ऑर्गन के पास कोई अनलिमिटेड पावर्स नहीं थी। वो एक दूसरे मतलब उनके जो पावर जो शेयर किया गया था या उनको जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो उनके वर्क के हिसाब से इक्वली किया गया था। ठीक है। अब आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले कि पावर शेयरिंग होता क्या है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। और फिर इसको समझने के लिए हम बात करेंगे दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस की, जिनमें एक केस हम बेल्जियम के का लेंगे और दूसरा केस हम लेंगे आपके श्रीलंका का। ये जो दोनों बोथ बोथ आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। इसमें हम देखेंगे कि एक कंट्री ने जो पावर शेयर किया और दूसरी कंट्री ने पावर शेयर नहीं किया। तो पावर शेयर करने से क्या सिचुएशंस क्रिएट होती है, और पावर अगर नहीं शेयर किया जा रहा है तो क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, कैसी कंडीशंस कंट्री में क्रिएट हो सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या जो समाधान हो सकता है या कैसे वो अकोमोडेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। तो हमने बात की थी कि व्हेन द पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है। इसमें हमने बात की थी कि जो किसी एक स्टेट जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जो एक ऑर्गन है उसमें जो पावर मतलब उसके पास ना हो, और वो क्या हो, रादर इट इज़ शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इट इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग। यानी कि जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में अलग अलग जो डिवाइड कर दिया जाए या उसको शेयर कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर शेयरिंग। इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। मैंने बात की, तो अब इसमें इस लेक्चर के दौरान हम स्पेशली बात करेंगे बेल्जियम के केस की कि क्या सिचुएशंस थी वहाँ पर और कैसे सिचुएशंस को उन्होंने हैंडल किया, या जो लोगों की जो डिमांड होती है। हमें पता ही है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन पुट अप देयर डिमांड्स। ठीक है, बिफोर द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के सामने अपनी जो डिमांड्स है उनको रख सकते हैं और उनको रिजोल्व करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट से वो कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में जो हम बात करेंगे, स्पेशली हम शुरू करते हैं कहाँ से, बेल्जियम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका टेल अस अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर द पावर शेयरिंग, कि कैसे वो हैंडल करेंगी। ओके। तो अब यहाँ पर एक टर्म आता है एथनिक, कि एथनिक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एथनिक। तो अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है, एक वो शेयर द सेम और सिमिलर कस्टम्स आर एथनिक ग्रुप्स। कुछ ऐसे समूह जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, या ऐसे सामाजिक विभाजन की बात करें हम, जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को क्या मानता है, अलग अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। अब किसी भी जो जातीय समूह है के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनका शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि एथनिक ग्रुप बोल दिया जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो या जो सिमिलर कस्टम्स और उनके जो कल्चर की को फॉलो करते हो, तो उसको एथनिक ग्रुप माना जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि बेल्जियम। अब बेल्जियम के बारे में अगर हम बात करें कि बेल्जियम जो है उसके क्या थी, तो बेल्जियम अगर हम बात करें तो एक छोटा सा देश है यूरोप का। ठीक है बेटा। तो ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जो
क्षेत्रफल में अगर हमारा कि जो स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, उसके उससे भी छोटा है क्षेत्रफल में, एरिया के हिसाब से देखें तो उससे भी छोटा है। और इसकी जो बाउंड्रीज लगती है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, किस किस से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इन चार कंट्रीज से इसकी बाउंड्री लगती है। और यूरोप का एक छोटा सा, और इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये हमारा जो हरियाणा स्टेट है उसकी लगभग आधी जनसंख्या इसमें है। ठीक है। अब इसके एथनिक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ एथनिक कंपोजिशन के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी लगभग 59 जो परसेंट है वो फ्लेमिश एरिया में रहता है। और ये फ्लेमिश एरिया आपको ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो वाला एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो जो एरिया है इसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन रह रही है इसकी? 59%। और ये लैंग्वेज बोलते हैं डच। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज स्पीकिंग करते हैं, डच जो स्पीकिंग कम्युनिटी है। अब इसके अलावा अगर हम दूसरा हम देखें तो 40% जो बच गया, लगभग जो 40% है वो लोग रहते हैं वेलोनिया क्षेत्र में, या वेलोनिया जो रीजन है आपको दिख रहा होगा, ये जो ये रेड वाला जो एरिया है ये वेलोनिया रीजन है। और यहाँ पर लगभग 40% लोग हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं? फ्रेंच। और 1% जो है वो बच गया, वो लगभग कितना है? 1% जो बच गया उसमें ये वाला जो एरिया है इसमें लोग रहते हैं, और जो लोग रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज ही स्पीकिंग करते हैं ये लोग। तो हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द एरियाज़ है, या जो कंट्री का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें लोग फ्लेमिश एरिया जो आता है उसमें लगभग 59% वो लोग रहते हैं, आबादी है। और वो डच स्पीकिंग या ये कम्युनिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कौन है वहाँ पर? जो डच स्पीक करते हैं, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग हैं। और 40% एरिया जो वेलोनिया वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच। बाकी जो 1% बच गया वहाँ पर कौन है? जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल जो है बेल्जियम की ब्रसेल्स। ब्रसेल्स का अगर हम बात करें एथनिक कंपोजिशन की तो वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ से जो अदर पार्ट ऑफ द बेल्जियम है उससे बिल्कुल यहाँ पर अलग है। यहाँ पर जो मेजोरिटी में जो ग्रुप है वो कौन सा है? फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज या कम्युनिटी वाले जो फ्रेंच बोलते हैं वो मेजोरिटी में है। ठीक है। और जो डच बोलते हैं वो माइनॉरिटी में, यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो 80% है। और 20% जो लोग हैं वो कौन है यहाँ पर ब्रसल्स में? डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एथनिक जो कंपोजिशन था, दो टाइप से हमने बात की। एक तो बात की हमने पिछले जो मतलब पूरे बेल्जियम के बारे में बात की जिसमें 59% जो फ्लेमिश एरिया है वहाँ पर 59% डचेज लोग हैं। वेलोनिया में यहाँ पर 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, और 1% जो आपका जर्मन स्पीकिंग जो कम्युनिटी वाले लोग रह रहे हैं। वैसे ही ब्रसल्स के यहाँ पर अदर थे, तो यहाँ पर मेजोरिटी में कौन था? यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में। और बेल्जियम की अगर पूरे की बात करें तो वहाँ पर जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो क्या है बेटा? ये जो लोग हैं डच स्पीकिंग कम्युनिटी वो मेजोरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो कहाँ पर होती है कि जो फ्रेंच लिंग्विस्टिक ग्रुप है या जो फ्रेंच कम्युनिटी जो लोग हैं वो क्या है कि माइनॉरिटी में है। कंट्री में तो माइनॉरिटी में है अगर ब्रसेल्स को हम हटा दे तो, लेकिन अधिकतर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो राइट है या जो उनके ऑक्यूपेशन में उनके पास, सॉरी, उनके अंडर में है। ठीक है। अधिकतर जो रिसोर्सेज है या जिनकी बात करें इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज जो कम्युनिटीज़ हैं उनका। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो दिक्कत आ रही है, अब इससे क्या हो रहा है? ठीक है, इससे हुआ क्या कि टेंशन अमंग एथनिक ग्रुप इन 1950s एंड 1960s। इसके चलते क्या हुआ कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ है उनके पास रिसोर्सेज अधिक है। अब कुछ लोग जब बाद में समझदार हुए डच स्पीकिंग,
आर्थिक विकास को समझने लगे, एजुकेशन उनको मिली, तो इस चीज़ से उनको नाराज़गी हुई कि हम लोग मेजोरिटी में हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, फिर भी अधिकतर रिसोर्सेज उनके पास है, तो ये लोग उनसे नाराज़ हुए। इससे क्या हुआ, इसके चलते 1950s और 1960s के जो डिकेड थे उनमें उनमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में टेंशन का इमरजेंस हुआ, यानी कि उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने क्या कि इसके चक्कर में क्या हुआ कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंडमेंट कर दिया गया 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार उसको अमेंडमेंट किया गया। दे हैव डेवलप ए यूनिक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इन बेल्जियम टू ब्रिंग एथनिक हार्मनी। अब और उन्होंने कोशिश की कि हम ये टेंशन को ना बढ़ाकर हम क्या करें, कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि दोनों कम्युनिटी ही वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में, और दोनों को ही अपने अपने जो डिमांड्स हैं या उनकी जो डिजायर्स है वो पूरी हो सकी, और इसी को हम जानते हैं बेल्जियम मॉडल के नाम से। ठीक है, बेल्जियम मॉडल के नाम से इसको जानेंगे। तो अब बेल्जियम मॉडल क्या था, तो बेल्जियम ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए या कुछ ऐसी वहाँ पर बातें लेकर आए जो दोनों कम्युनिटीज़ को कहीं ना कहीं जो दोनों कम्युनिटीज़ की बातों को मान सकते थे, दोनों कम्युनिटीज़ को ही अधिकार प्रोवाइड करवाते थे। तो देखो क्या था, एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषताएं थी या क्या उसमें प्रोविजंस थे। तो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने एक वहाँ पर फिक्स किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों इक्वल रूप में रखे जाएंगे, मतलब दोनों को इक्वली वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि डच मेजोरिटी में तो उनको ज़्यादा दिया जाए, जो फ्रेंच लोग हैं वो माइनॉरिटी में तो उनको कम दिया जाए, ऐसा नहीं था। उन्होंने वहाँ पर जो बैठकर उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, हम दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर का हिस्सा या बराबर के लोग हम ले लेंगे। ओके, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक यूनिलेटरल डिसीजन। यहाँ पर एक ये सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी जो सिंगल कम्युनिटी थी वो यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकती थी, यानी कि एक तरफा डिसीजन वो नहीं ले सकती थी कोई भी कम्युनिटी। इस जो बराबर के जो मेंबर्स वहाँ पर रख दिए गवर्नमेंट में, तो ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि वहाँ पर कोई एक कम्युनिटी वहाँ पर डिसीजन ले नहीं सकती थी जब तक कि दूसरी कम्युनिटी उसको अप्रूव ना कर दे। Many powers of the central government have been given to state governments of the two regions of the country। ठीक है, ये दो बार टाइप हो गया, इसको हटा देना। Many powers of central government have been given to state government of two regions of country। अब स्टेट यानी कि यहाँ पर जो है वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही नहीं रखी गई, वो पावर क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर की गई, जिससे क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल की सबॉर्डिनेट ना रह गई, उसके अधीन ना रहकर वो क्या हो गई, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो गई और वो अपने आप में डिसीजन ले सकते थे। कैपिटल सिटी ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट। क्यों यहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट बनाने की क्यों बात सामने आई, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी और डच जो कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, तो कहीं ना कहीं वो बेल्जियम का जो पूरा पार्ट था उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज़ विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर भी मेजोरिटी माइनॉरिटी को ख़त्म किया गया और दोनों के जो लोग थे उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया। देर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बेल्जियम में एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, एक नई गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई गई जिसको हम बोले कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो क्या होती थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, तो इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। अब इससे क्या हुआ कि जो किसी भी जब पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर बन रही है तो वो क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं या जो पीपल है उनके इंटरेस्ट की बात हो तो उसको रेज कर सकते हैं, यानी कि दूसरी कम्युनिटी के लोग या मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग उसको सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब वहाँ पर गवर्नमेंट बन रही है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, तो वो अपने जो लोग हैं उनकी जो डिमांड्स को आगे उठा सकती है। तो बेल्जियम गवर्नमेंट थ्रू कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट वेल। हमने देखा कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि पूरे
बेल्जियम में अलग एथनिक कंपोजिशन था, तो वहीं कैपिटल सिटी में अलग जो एथनिक कंपोजिशन था। तो दोनों को उन्होंने कंपाइल करते हुए कैसे अकोमोडेट किया और अच्छे से गवर्नेंस जो यहाँ पर चलाने की कोशिश की और कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आई। अब इसके अपोजिट केस हम श्रीलंका में देखेंगे कि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ भी ऐसे ही एथनिक अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं और वहाँ भी वो लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पावर शेयर नहीं किया जाता है और जिसके कारण जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आगे पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में और अदर जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। थैंक यू।